नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार लर्निंग पार्क में। तो आज के वीडियो में आपको हम चैप्टर जो है रजिस्ट्रार नामांकन एजेंसी और नामांकन स्टाफ से 95 MCQ करवाने वाले हैं, यानी कि आपको 95 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें आपको मेन एग्जाम में आपसे इस चैप्टर से आपको 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छूटे नहीं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए जिसमें देख लीजिए 2 में क्या है, कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत कोई संस्था या मंत्रालय या राज्य सरकार जो है रजिस्ट्रार बन सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 3। नामांकन, आधार नामांकन अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग, यानी नामांकन के दौरान जो भी जानकारी आप ले रहे हैं ग्राहक का, इसमें से रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आधार नामांकन या अपडेट के लिए खाली स्थान में से विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, आधार अधिनियम 2016 आधार विनियम के आधार पे। चलिए आप चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एजेंसियों के आवेदनों के मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेवार है और योग्य एजेंसियां को नामांकन एजेंसियां EA के रूप में सूचीबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, रजिस्ट्रार और UIDAI। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार की मूल जानकारी क्या है? तो रजिस्ट्रार का इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त के सभी। तो उपरोक्त सभी देख लेते हैं, आधार अधिनियम 2016 और आधार अधिनियम का पालन। दूसरा है, एनरोलिंग एजेंसी को किराए पर ले संलग्न करे और उनके कामकाज को मॉनिटर करे। तीसरा है, सुनिश्चित करे कि क्या नामांकन और अद्यतन संचालन करने के लिए उसके द्वारा नियोजित या नियुक्त कोई भी नामांकन एजेंसी और या व्यक्ति प्रमाणित है। चलिए छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति या संस्थान निम्नलिखित में से एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्दिष्ट। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित मापदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहिए? इसका आंसर होगा 3, 1 और 2, 3 और 4। देख लेते हैं क्या सब है। 1, 2, 3 और 4 में उम्र 18 वर्ष और उससे ऊपर होना चाहिए। उसकी जो है शैक्षिक योग्यता जो है 10+2 पास होना चाहिए। आधार नंबर होना चाहिए, यानी उसका आधार कार्ड बना होना चाहिए। चौथा है, एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र किया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपका UIDAI का एग्ज़ाम जो है लिया जा रहा है NSEIT के द्वारा, ये क्वालिफाई होना चाहिए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, EA पर्यवेक्षक के रूप में उसके भूमिका शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, स्थानीय भाषा, कीबोर्ड और लिप्यंतरण से सहज होना चाहिए। चलिए 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन केंद्र में परीक्षण
आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेवार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक। आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक यानी पर्यवेक्षक का अंग्रेजी होता है सुपरवाइजर। पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना बोर्डिंग फॉर्म जमा कराना होगा, जो बाद में इस फॉर्म को सत्यापन के लिए खाली स्थान को प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर पर्यवेक्षक ऑनबोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है? इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑपरेटर सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है। परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्र करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 4, दिए गए विकल्प में से सभी। पहला है परिचयकर्ता का हस्ताक्षर, दूसरा परिचयकर्ता का अंगूठे का निशान, तीसरा है परिचयकर्ता का आधार संख्या। नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्नलिखित में से एक पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए? इसका भी आंसर 4 हो जाएगा, दिए गए विकल्प में से सभी। तो विकल्प को पढ़ लेते हैं। आधार क्लाइंट पर हर नामांकन पर साइन आउट करें। नए निवासियों जिन्होंने अपने नामांकन नहीं किया है, नामांकन का सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोजे का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आधार नामांकन अद्यतन के बाद ऑपरेटर अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता है। चलिए 4था नंबर क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक खाली स्थान में कम से कम एक बार समकालित हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 10 दिन। 15 है, पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप, सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4। बाह्य हार्ड डिस्क पर दिन में 2 बार नामांकन डेटा का बैकअप ले। अपने व्यक्ति ईमेल आईडी पर दैनिक नामांकन विवरण भेजें। चौथा है, भेजे गए डेटा के लिए एक रजिस्टर बनाएं। 16वां क्वेश्चन है, दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई गई नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, गलत। नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र में आए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, नामांकन के संकलन और डेटा की गुणवत्ता के सूचना हेतु पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, नामांकन केंद्र पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक व्यक्ति का ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्रमाणन प्राप्त होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 22 है, निवासी के आधार नामांकन या अद्यतन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर। तो इस ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी का स्क्रीन बंद हो। इसका आंसर जो है नहीं में होगा। ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जो डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच ले और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकी यानी कि नाम, पता, जेंडर, जन्म तिथि, इस सबको जनसांख्यिकी डेटा की समीक्षा करनी चाहिए, यानी कि जनसांख्यिकी। इसका आंसर हो जाएगा सच। 25 नंबर क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी आशाकर्ता के मामले में जो एक CALC ऑपरेटर बनना चाहता है उसकी न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 10वीं पास होनी चाहिए। 26 में है, निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटर के ऑनबोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, UIDA और क्षेत्रीय कार्यालय को। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक CELEC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा पहला, ऑपरेटर के मूल पहचान प्रमाण पत्र दस्तावेज लें। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आधार क्लाइंट ऑपरेटर में से एक CLC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑपरेटर के बायोमेट्रिक लें। क्वेश्चन नंबर 29 है, सत्यापनकर्ता कौन है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, व्यक्ति को निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, सेनावृत्ति सरकारी अधिकारी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो। POA का अर्थ होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि जिस पे आपका पूरा एड्रेस रहता है वही आपको POA के लिए प्रयुक्त डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हैं किसके सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, दोनों, 1 और 2। यानी 1 में क्या है, यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में से विवरण बदले गए हैं। दूसरा है, यदि प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी प्रस्तुत किया जाता हो तो। 33 है, POI के लिए निवासी के नाम खाली स्थान युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है। POI का फुल फॉर्म होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसका अर्थ होता है पहचान का पत्र। तो पहचान पत्र में जिस पे आपका फ़ोटो लगा रहेगा वही आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 34 है, एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। POI में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है जबकि POA में यह चंद्रशेखर है। आप इस तरह के एक मामले में क्या करेंगे? तो इसमें जो है आवेदन को अस्वीकार कर देंगे क्योंकि दोनों नाम अलग अलग है। चंद्र प्रसाद है या चंद्रशेखर है, इसीलिए इस आवेदन को अस्वीकार कर देंगे। दोनों प्रूफ से नाम सेम होना चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेजी प्रमाण में से एक ही नाम में भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे?
तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। पीओए दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करेंगे। ऑपरेटर को ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेट और प्रमाणित परीक्षण सामग्री पढ़ें। 37 का है, पर्यवेक्षक या सुनिश्चित करें कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे के लिए ना कहें। तो इसका आंसर हो जाएगा सही। आप निर्धारित शुल्क से ज़्यादा पर चार्ज नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, उपक्रमों बैंकों सहित कोई भी सेवारत सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में ... के रैंक के नीचे नहीं हो को ही प्रमाणक के रूप में तैनात किया जाए। इसका आंसर हो जाएगा 3, ग्रुप सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता है? 1, वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो पीओआर दस्तावेज का सत्यापन करें। क्वेश्चन नंबर 41 है, जब परिवार के नामांकन करवा रहे हो तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए। तो इसका आंसर 1 होगा, सच। परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन अंतर फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। तो ये है झूठ हो जाएगा। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। ये भी झूठ हो जाएगा। परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। ये भी झूठ हो जाएगा। आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है। इसका भी आंसर झूठ होगा। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसके आधार पत्र के नियमित सत्यापित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर सच होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। इसका आंसर जो है झूठ होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है? तो पंजीयक कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 49 है, नाम एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। सच होगा। इसमें जो है जनसंख्या में हो जाता है नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि। क्वेश्चन नंबर 50 है, लिंग एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। ये भी सही होगा। ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। इसका ऑप्शन 2 होगा, झूठ। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। इसका आंसर 1 हो जाएगा, सच। 5 साल से कम उम्र के बच्चे के अलावा नामांकन से गुजरने वाले व्यक्तियों से निम्न में से कौन सी जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा 3, नाम, जन्म, लिंग, जन्म तिथि, आवासीय पता। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली में उसका नाम दर्ज करने के लिए सही रास्ता है? इसका आंसर हो जाएगा 3, बख्तियार राहुल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 55 है, सुकुमार राजपाल ने आपसे आधार के लिए नामांकन करने के लिए संपर्क किया है। आप पाते हैं कि उसके
स्नातक प्रमाण पत्र पर जो POI के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसमें सुकुमार राजपाल है, और जबकि बिजली बिल जो POI के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसमें राज सुकुमार पाल है। इस मामले में आधार पंजीकरण प्रारूप में उसका कौन सा नाम दर्ज किया जाना चाहिए? उसका नाम जो है चौथा निवासी द्वारा घोषित। निम्नलिखित 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए अपना दिन शुरू करने से पहले? इसका हो जाएगा 4 नंबर सही। इसमें है 2 और 4, यहाँ 2 और 4। 2 में है GPS को ऑर्डिनेट के कैप्चर करें, और चौथा है सुनिश्चित करें कि लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्राधिकरण पंजीयकों को निवासी से जनसांख्यिकी जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु खाली स्थान राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो प्रभावित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो इसका आंसर है सेवा शुल्क। 58, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका अध्ययन होगा 1 अद्यतन क्लाइंट लाइट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार खाली स्थान आयु और खाली स्थान आयु करने के बाद प्राधिकरण को बच्चे को बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए जो बच्चे के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 5 साल और 15 साल। नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दिए गए विकल्प में से सभी। नामांकन या अद्यतन प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है, समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर स्लिप अपलोड किए जाते हैं, सभी दस्तावेजों नामांकन के बाद निवासी को वापस करें। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक CELC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 2, केवल नामांकन या अद्यतन करना। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकी या बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा ECMP। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमाण पत्र से कौन सा एक CELC ऑपरेटर ने प्राप्त किया है होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 3, CSLC ऑपरेटर सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है? इसका आंसर 2 हो जाएगा। 2 में है 1, 2, 4, 5। 1, 2, 4, 5। तो इसमें है परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार के रूप में जुड़ा हो, परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, परिचयकर्ता केवल पंजीयक क्षेत्र के लोगों का परिचय करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि POA दस्तावेज में अंकित नाम POI दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता है। इसका आंसर हो जाएगा सच। किसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा परिवार का मुखिया का नाम केयर ऑफ में दिया जाना चाहिए। बच्चे के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा माता पिता का आधार संख्या। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से एक अस्वीकार्य कृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा 4, अपने माता पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 69 है, परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। तो ये सच हो जाएगा। इसका खाली स्थान नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवाओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, निवासी।
क्वेश्चन नंबर 71 है, प्राधिकरण डॉट डॉट उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 4, नामांकन एजेंसी कोड। इन नियमों की अनुसूची 5 में उल्लेखित सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसियां हमेशा डॉट डॉट का पालन करेगी। इसका आंसर हो जाएगा आचार संहिता का पालन करेगी। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए खाली स्थान करना होगा। तो इसका आंसर 3 होगा, एक लिखित सहमति देना। क्वेश्चन नंबर 74 है, रजिस्ट्रार क्षेत्र के क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। सच। क्वेश्चन नंबर 75 है, रजिस्ट्रार CIDR को जानकारी अपलोड के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग करेगा। तो ये 2 होगा झूठ। रजिस्ट्रारों को एजेंसियां को तीसरे पक्ष से नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति है। इसका भी आंसर झूठ होगा। 77 है, सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। इसका आंसर 3 होगा, निवासी। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्राधिकरण खाली स्थान के माध्यम से नामांकन एजेंसी को सूचीबद्ध करेगा। इसका आंसर 1 होगा, ओपन RFE प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 79 है, रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के देने की अनुमति दे सकते हैं और तीसरे पक्ष के माध्यम से। ये भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को खाली स्थान के लिए ऑनबोर्ड कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा CIDR। क्वेश्चन नंबर 81 है, नामांकन एजेंसी CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर सच होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। तो इसका भी आंसर सच होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे डॉट डॉट के माध्यम से देश भर के निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए, और वह उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सामान्य पाठ्यक्रम में निवासियों के बातचीत करते हैं। तो इसका आंसर 2 होगा, समझौता ज्ञापन या समझौते। क्वेश्चन नंबर 84 है, खाली स्थान क्षेत्र स्तर निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। तो कौन उत्तरदायी होगा? रजिस्ट्रार। इसका आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए खाली स्थान पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। तो इसका आंसर हो जाएगा CIDR। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्राधिकरण एक प्रदान करेगा खाली स्थान जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के एक पैनल में दाखिला एजेंसियों पर वोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, नामांकन एजेंसी कोड। क्वेश्चन नंबर 87 है, अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा खाली स्थान के रूप में सूचीबद्ध किया माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, नामांकन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्राधिकरण एक डॉट डॉट प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसी को सूचीबद्ध होगी। इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 89 है, अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी
अधिनियमन प्रक्रिया, मानक, दिशा निर्देश या आदेश का उल्लंघन इस तरह के सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों का ... हो सकता है। तो इसका आंसर 2 होगा तत्काल निलंबन। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्राधिकरण खाली स्थान के नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसका आंसर हो जाएगा दिए गए सब के सब, यानी चारों विकल्प सही। रजिस्ट्रार एजेंसियों और ऑपरेटरों को नामांकित करेगा, नामांकन के साथ जुड़े पर्यवेक्षक और अन्य कर्मियों। क्वेश्चन नंबर 91 है, खाली स्थान को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट करने के लिए। इसका आंसर 2 हो जाएगा अन्य सेवा प्रदाताओं। रजिस्ट्रार प्राधिकरण खाली स्थान के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा। इसका आंसर हो जाएगा लेखा परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 93 है, पंजीयक अपनी वेबसाइटों पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे, जिसमें ... के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 निवासी। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र संस्थाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्प में से सभी। राज्य या संघ राज्य से क्षेत्र सरकारों, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों, उनके अधीन एजेंसियों, केंद्र या राज्य सरकारों की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सहित विनियमित संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 95 और लास्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार एजेंसियों को खाली स्थान में से नामांकित करके नामांकन कार्यों के उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 तीसरे पक्ष। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।